Today we are going to learn the chapter 10, that is financial markets. In this unit we will learn about the financial market, meaning of money market and describe its instruments, capital market and method of flotation in primary market, SEBI and trading procedure on a stock exchange. The concept of financial market. So here you can see that in this diagram the households and saver transfer their money to banks and financial market, and the business firms and investor are getting that money from banks. A financial market is a market for the creation and exchange of financial assets. तो इस डायग्राम से आप समझ सकते हैं कि हमारा जितना भी या हाउस होल्ड्स का जितना भी सेविंग्स है वो सारी सेविंग्स बैंक में नॉर्मली जमा होती है और बैंक उसको एज ए लोन जो है बिजनेस फर्म्स को दे देता है। तो हुआ क्या कि अल्टीमेटली हम लोग जो भी पैसा सेव करते हैं वो जाता है इंडस्ट्रियलिस्ट के पास और वो लोग उस पैसे से किसी तरह की कैपिटल फॉर्मेशन करते हैं। तो इसी को क्रिएशन एंड एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स कहते हैं। एक्सचेंज कैसे हुआ? इसमें हाउस होल्ड से बिजनेस फर्म्स के पास पैसा चला गया, ये एक्सचेंज हो गया। क्रिएशन कैसे हुआ? वो कोई इंडस्ट्रियल यूनिट सेटअप कर सकते हैं। नाउ द फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। First function is mobilization of savings and channeling them into the most productive uses. तो इसकी हेडिंग थोड़ी सी बड़ी है लेकिन इसमें हेडिंग से ही ये क्लियर हो जाता है कि क्या करना चाहते हैं। मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग मीन्स ट्रांसफर ऑफ सेविंग फ्रॉम हाउस होल्ड टू इंडस्ट्रियलिस्ट, एंड चैनलिंग देम इनटू मोस्ट प्रोडक्टिव यूज़ का मीनिंग भी वही है कि जो पैसा हमारे पास खाली पड़ा हुआ था उसको हमने सेव किया अनयूज्ड को, और उसको हमने बैंक के थ्रू चैनलाइज कर दिया और वो इंडस्ट्रियलिस्ट के पास पहुंच गया। सेकंड पॉइंट है फैसिलिटेट प्राइस डिस्कवरी। प्राइस डिस्कवरी कैसे होती है? तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड और सप्लाई के इंटरेक्शन से जो पॉइंट बनता है वहाँ पर किसी चीज़ का प्राइस डिसाइड होता है, जैसा आप इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। तो फाइनेंशियल मार्केट में हाउस होल्ड जो है वो सप्लायर हैं फंड्स के और बिजनेस फर्म्स जो हैं वो डिमांड को रिप्रेजेंट करते हैं। तो सप्लाई भी हो गई, डिमांड भी हो गई, इन दोनों का इंटरेक्शन जो होगा उससे किसी फाइनेंशियल एसेट के प्राइसेस डिसाइड होंगे। पॉइंट प्रोवाइड लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल एसेट्स। फाइनेंशियल एसेट्स को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करता है, यानी कि कैश कन्वर्टेबिलिटी। सो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं या फाइनेंशियल एसेट्स हैं उनको समझना ज़रूरी है। तो फाइनेंशियल एसेट्स या इंस्ट्रूमेंट के कौन होते हैं? जैसे शेयर्स, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स, पब्लिक डिपॉजिट, ये सब फाइनेंशियल एसेट्स होते हैं अदर देन कैश। तो इनको भी हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं फाइनेंशियल मार्केट के थ्रू। जैसे हमारे पास शेयर्स हैं तो हम उनको बेच सकते हैं स्टॉक एक्सचेंज में, उनकी सेल कर सकते हैं और उससे हमें जो कैश मिलेगा उससे हम कैपिटल फॉर्मेशन कर सकते हैं। कैपिटल फॉर्मेशन का मीनिंग केवल फिक्स एसेट्स जनरेट करना है, इससे ज़्यादा डिटेल में आपके पास ये नहीं है। फोर्थ पॉइंट इज रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। फाइनेंशियल मार्केट हमें किसी भी ट्रांजैक्शन की कॉस्ट को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। जैसे हम अब आज की डेट में किसी शेयर को बेचना चाहते हैं तो हमें खुद भी जो है मार्केट में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम ऑनलाइन जो है इसकी सेल कर सकते हैं या अपने ब्रोकर को कॉल कर सकते हैं और वो हमारे बिहाफ में उसकी सेल या परचेज कर सकता है। तो ओवरऑल कॉस्ट जो है वो रिड्यूस हो गई है। फिर फाइनेंशियल मार्केट को एक डायग्राम के थ्रू शो किया कि फाइनेंशियल मार्केट ओवरऑल होता कैसा है। तो सबसे पहले जो है इसके दो क्लासिफिकेशन है, एक मनी मार्केट का और दूसरा कैपिटल मार्केट का। कैपिटल मार्केट के अंदर फिर से दो पार्ट हैं, एक प्राइमरी मार्केट, दूसरा सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में डेट और इक्विटी दोनों इंस्ट्रूमेंट में डील होता है और सेकेंडरी मार्केट में भी डेट और इक्विटी दोनों इंस्ट्रूमेंट में डील करते हैं।
डेट मतलब यहाँ पर वही इंस्ट्रूमेंट हैं जो लोन के नेचर के हों, जैसे बॉन्ड्स, डिवेंचर्स या पब्लिक डिपॉजिट। इक्विटी का मतलब शेयर्स। तो मनी मार्केट से स्टार्ट करते हैं। द मनी मार्केट इज अ मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म फंड्स। शॉर्ट टर्म कितना? जो विद इन 1 ईयर मैच्योर हो जाए। 1 साल के अंदर अंदर अगर हम उस इंस्ट्रूमेंट को रिडीम कर लेते हैं, किसी को हमने वो एज ए लोन दिया है और वापस हमें मिल जाता है पैसा 1 साल के अंदर, तो वो इंस्ट्रूमेंट मनी मार्केट के अंदर है। और उसमें कौन से इंस्ट्रूमेंट है ये तो हम बाद में बताएंगे पर इसके टर्म पे फोकस रखना है कि ये विद इन 1 ईयर के लिए है। और ये क्लोज सब्सटीट्यूट फॉर मनी भी है। पैसा जो है या कैश जो है वो उसके इक्विवेलेंट है ये। इनमें रिस्क भी बहुत कम होती है और टाइम स्पेन तो कम है ही 1 साल का, इसलिए शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट बोला है। शॉर्ट टर्म है और डेट इंस्ट्रूमेंट है, यानी लोन के नेचर का है। इनका नेचर लोन की तरह है। हाईली लिक्विड है, कभी भी कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं और इनकी एक्टिव ट्रेडिंग होती है। में जो इंस्ट्रूमेंट है उनमें से सबसे पहला आता है ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल शॉर्ट टर्म बोरोविंग बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। मतलब गवर्नमेंट को जब पैसा चाहिए तो वो ट्रेजरी बिल इशू करती है मार्केट में। जनरल पब्लिक उसको परचेज करती है। 1 साल का इसका टर्म होता है। इसी का दूसरा नाम जीरो कूपन बॉन्ड भी है। आरबीआई इसको इशू करता है सेंट्रल गवर्नमेंट के फंड्स की रिक्वायरमेंट के लिए। और ये एक प्रॉमिसरी नोट के फॉर्म में होता है। इसमें प्रॉमिस किया जाता है कि आई विल पे द सर्टेन सम ऑफ मनी टू सर्टेन पर्सन एट पर्टिकुलर डेट, ऐसा प्रॉमिस उसके अंदर लिखा होता है। तो हुआ क्या, एक्चुअल में गवर्नमेंट ने प्रॉमिसरी नोट या मतलब इस ट्रेजरी बिल को इशू किया, मार्केट में सर्कुलेट किया, हमने परचेज करने की अपनी एक्सेप्टेंस दी, तो हमें फंड्स वहाँ जमा करने होंगे। उसके बदले एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा जिसमें प्रॉमिस की फॉर्म में ये सब लिखा होगा और इसको ट्रेजरी बिल बोलते हैं। दे आर हाईली लिक्विड। हाईली लिक्विड का मीनिंग यहाँ पर है कि ये कैश में इजीली कन्वर्ट हो जाते हैं और इसमें एश्योर्ड यील्ड होती है। एश्योर्ड यील्ड का मतलब है फिक्स रिटर्न कि 5% या 10% इंटरेस्ट इसमें मिलेगा। एंड नेग्लिजिबल रिस्क ऑफ डिफॉल्ट का मीनिंग है कि इसमें पैसा डूबता ही नहीं है, कोई चांस नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें आरबीआई डायरेक्टली हमसे लोन ले रहा है, तो आरबीआई डिफॉल्ट नहीं करेगा, नहीं तो सारा बैंकिंग सिस्टम फेल हो जाएगा। और ये डिस्काउंट पे इशू होते हैं और इनका जो रीपेमेंट होता है वो पार पे होता है। इसको समझने के लिए ऐसे मान लो जैसे कि 100 रुपीज़ का एक ट्रेजरी बिल है, ऐसा एज्यूम कर लेते हैं, और गवर्नमेंट हमको इशू करेगी जब, तो हमें 95 रुपीज़ देने होंगे। यानी एक ट्रेजरी बिल हम लेते हैं, 95 रुपये हम जमा करेंगे आरबीआई के पास में, और हमें जो मिलेगा वो 100 रुपीज़ की वैल्यू का ट्रेजरी बिल मिलेगा। जब उसका टर्म पूरा हो जाएगा तो हमें 100 रुपीज़ मिल जाएंगे। अल्टीमेटली हमें 5 रुपये का 100 रुपये के एक ट्रेजरी बिल पर फ़ायदा हो गया। यही इसका इंटरेस्ट होता है, यही प्रॉफिट भी है, समझ लेते हैं। और इसी को डिस्काउंट भी बोलते हैं। गवर्नमेंट ने डिस्काउंट पे इशू किया 100 वाला 95 में। इनका जो मिनिमम लॉट है वो 25,000 का है। कम से कम 25,000 के ट्रेजरी बिल खरीदने होते हैं और फिर इसके मल्टीपल में, यानी कि या तो 25 के लेंगे या 50 के लेंगे या 1 लाख के लेंगे, 2 लाख के लेंगे, लेकिन वो 25 की टेबल में आता होगा। और ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम से इशू किए जाते हैं। कमर्शियल पेपर, ये भी शॉर्ट टर्म अनसिक्योर्ड और प्रॉमिसरी नोट है। तो शॉर्ट टर्म का मतलब विद इन 1 ईयर ये जो है कि इसका टर्म खत्म हो जाएगा। अनसिक्योर्ड है यानी इस पर कोई सिक्योरिटी, कोई भी चीज़ मॉर्गेज या गिरवी नहीं रखते हैं। प्रॉमिसरी नोट की फॉर्म में ही होता है, यानी इसमें एक प्रॉमिस लिखा होता है। नेगोशिएबल का मीनिंग यहाँ पर है कि इसको हम कैश के बदले भी एक्सेप्ट कर सकते हैं, किसी और को भी दे सकते हैं, वो नेगोशिएबल होता है। और ट्रांसफरेबल भी है, किसी को भी एंडोर्स कर सकते हैं, जैसा आपने देखा होगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज में लास्ट ईयर। और फिक्स मैच्योरिटी पीरियड होता है इसका, विद इन 1 ईयर के अंदर ही अंदर जो टर्म है इसका। इट इज़ इशूड बाय लार्ज एंड क्रेडिट वर्दी कंपनीज। बड़ी कंपनीज इसको इशू कर दी है जिनकी मार्केट में बहुत अच्छी गुडविल होती है, फाइनेंशियल रेटिंग अच्छी होती है और मार्केट रेट से इस पर कम इंटरेस्ट देना पड़ता है उनको, तो उनको फ़ायदा होता है बड़ी कंपनीज को। इट यूजुअली हैज़ अ मैच्योरिटी पीरियड ऑफ 15 डेज टू 1 ईयर। तो कम से कम 15 दिन के लिए कमर्शियल पेपर को इशू किया जा सकता है, अधिक से अधिक 1 साल के लिए।
और बैंक से लोन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये कंपनीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है। जैसे कंपनीज़ को फंड्स की रिक्वायरमेंट है तो वो कमर्शियल पेपर इशू करते हैं, और 10-15 दिन के लिए पैसे चाहिए तो वो भी इसमें मिल जाएंगे। बैंक से लोन लेने में बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, वो सब कुछ नहीं करना पड़ता है। और डिस्काउंट पे भी इनको डिस्काउंट पे ही इशू करते हैं और पार पे रिडीम करते हैं। यानी वही 95 और 100 वाला कंसेप्ट है कि 95 रुपीज़ का हमें पड़ेगा और 100 में हमें वापस मिल जाएगा। ये हमें चाहिए होता है शॉर्ट टर्म फंड्स के रिक्वायरमेंट के लिए, या सीजनल या वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। कई बार कई सारी इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जिनका किसी पर्टिकुलर सीज़न में ज़्यादा बिजनेस होता है, तो उनको अचानक से पैसा चाहिए तो वो कमर्शियल पेपर को इशू करके ये कर सकते हैं। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट में भी सेम है, अचानक से कैपिटल कम हो जाती है वर्किंग जो डे टू डे बिजनेस ऑपरेशंस को चलाने के लिए, तो उसमें भी हम इसको इशू कर सकते हैं। और इसी को ब्रिज फाइनेंसिंग भी बोलते हैं, जो लास्ट में लिखा हुआ है। ब्रिज का जो रोल होता है, जैसे रिवर पर ब्रिज लगा होता है तो उसके दोनों साइड को वो जॉइंट करता है, तो उसी तरह से यहाँ पर भी ये फाइनेंस जो है या कमर्शियल पेपर एक ब्रिज का रोल प्ले करता है। कमर्शियल कॉल मनी के नाम से ही लग रहा है कि इसमें किसी तरह से कॉल करते हैं, तो ये कॉल मनी शॉर्ट टर्म फाइनेंस है। शॉर्ट टर्म आप सारे इंस्ट्रूमेंट में लिख सकते हो, क्योंकि सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट विद इन 1 ईयर में रिडीम हो जाते हैं या रीपे हो जाते हैं ऑन डिमांड विद अ मेच्योरिटी पीरियड ऑफ 1 डे टू 15 डेज। ये 1 दिन से लेकर 15 दिन के बीच का इसका टर्म है, ये याद रखना है। इंटर बैंक ट्रांजेक्शन्स के लिए यूज़ किया जाता है, यानी जब किसी बैंक को पैसे की ज़रूरत होती है और वो दूसरे बैंक को कॉल करके ये पैसा मंगवा लेता है। तो नॉर्मली सारे कमर्शियल बैंक इस तरह से CRR को मेंटेन करने के लिए, कैश रिजर्व रेशियो को मेंटेन करने के लिए अचानक से अगर ज़रूरत पड़ती है तो इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि RBI CRR को टाइम टू टाइम चेंज करता रहता है। तो अगर उनके पास फंड्स नहीं है, उन्होंने एज ए लोन जो है उनको फंड्स को डिसबर्स कर दिया है, बांट दिया है सब में, तो उस केस में CRR को मेंटेन करने के लिए अगर उनको एडिशनल फंड्स की रिक्वायरमेंट है तो वो दूसरे बैंक से लोन ले सकते हैं। इसको कॉल मनी बोलते हैं। इसके अलावा जो इस पर इंटरेस्ट की रेट होती है उसको कॉल रेट्स बोलते हैं। इट इज़ हाईली वोलेटाइल। वोलेटाइल का मीनिंग यहाँ पर है कि ये बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग होती है। इट वेरीज फ्रॉम डे टू डे। हर दिन अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है इसकी, एंड समटाइम इवन फ्रॉम आवर टू आवर, हर घंटे में भी चेंज हो सकती है इसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट। टाइप है हमारे पास सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट या CD शॉर्ट में इसको बोलते हैं। ये अनसिक्योर्ड होते हैं, इन पर कोई सिक्योरिटी नहीं होती, नेगोशिएबल होते हैं, यानी कि इसको कैश के बदले एक्सेप्ट किया जा सकता है। शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट होते हैं, यानी कि विद इन 1 ईयर इनका रिपेमेंट होता है। बियरर फॉर्म में होते हैं, इसका मतलब है कि जिसके पास ये सर्टिफिकेट है वो उस फंड्स को क्लेम कर सकता है। गवर्नमेंट ने, हमने या कंपनी ने, किसी ने हमको इशू किया और फिर हम उसको लेके जाते हैं तो हमें वो पैसा मिल जाएगा। हमसे खो जाता है, किसी और को मिल जाए तो उसको वो पैसा मिल जाए, क्योंकि बियरर फॉर्म में। तो नॉर्मली इसको कमर्शियल बैंक या डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन करते हैं इशू, और इंडिविजुअल्स को या कंपनीज को, किसी को भी ये इशू किया जा सकता है। व्हेन द डिपॉजिट ग्रोथ ऑफ बैंक इज स्लो। बैंक में लोग कम पैसा जमा कर रहे हो, खर्च ज़्यादा कर रहे हो, तो बैंक के पास पैसा नहीं होता, वो एज ए लोन डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाता है, तो उस टाइम में इसको इशू किया जाता है। और इससे भी जो है बहुत बड़ा अमाउंट जो है मोबिलाइज हो जाता है शॉर्ट पीरियड के लिए। मार्केट में कमर्शियल बिल, तो ये वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। और बिल्स ऑफ एक्सचेंज आपने 11th में अकाउंटेंसी में पढ़ा होगा, तो वैसा ये भी शॉर्ट टर्म है, नेगोशिएबल है, सेल्फ लिक्विडेटिंग है, यानी कि अपने आप ही कैश के इक्विवेलेंट है, और क्रेडिट सेल्स को सपोर्ट करने के लिए हम इसको इशू करते हैं। उधार में सामान बेच दिया जैसे हमने, तो उस वक्त हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज का यूज़ करते हैं ना। लास्ट ईयर आपने पढ़ा होगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज में कि जब भी क्रेडिट में सेल होती है 3 महीने का बिल बनता है, फिर उसके साथ बहुत सारी कंडीशंस हैं, तो वही इसमें भी है। वो वही जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज हमने पढ़ा है, यही कमर्शियल बिल है। When goods are sold on credit, the buyer become liable to make payment on a specific date in future. कोई डेट देगा वो हमें कि 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने। The seller could wait till the specified date and make use of bills of exchange. तो हम क्या करते हैं, या तो हम वेट करें 3 महीने
3 महीने का बिल है मान लेते हैं, 3 महीने हम वेट करें और फिर वो पैसा देगा नहीं देगा क्या कंडीशन है। या फिर हम ऐसा कर सकते हैं कि इस बिल को, इसमें ड्रॉर और ड्रॉई दो पार्टीज़ होती हैं, तो जब एक्सेप्ट हो जाता है तो उसके बाद एक्सेप्ट होने के बाद एक मार्केटेबल इंस्ट्रूमेंट बनता है और इसे ट्रेड बिल बोलते हैं। पहले जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में नॉर्मली हम बिल बनाते हैं क्रेडिट सेल करके, उसको बोलते हैं ट्रेड बिल। और अगर हम इसकी बैंक से डिस्काउंटिंग करवा दें, यानी कि बैंक में डिपॉजिट करके वो पैसा ले लें और बाद में वो पैसा बैंक वसूल करेगा उससे, अगर ऐसा होता है तो ट्रेड बिल जो है वो कन्वर्ट हो जाता है कमर्शियल बिल में। तो सिंपल सा है कि एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज है और अगर हमने उसकी डिस्काउंटिंग करवा दी तो वो कमर्शियल बिल बन गया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट refers to facilities and institutional arrangement through which long-term funds, both debt and equity, are raised and invested। यानी कि लॉन्ग टर्म कौन से होंगे? जो मोर देन 1 ईयर के होंगे, जो डिवेंचर्स भी हो सकते हैं, बैंक लोन हो सकते हैं, बॉन्ड्स हो सकते हैं, पब्लिक डिपॉजिट हो सकते हैं, और इक्विटी के, यानी कि इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। और इनको रेज़ किया जाता है, जनरल पब्लिक से पैसा लिया जाता है इसके लिए और इसका इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो बहुत सारे चैनल्स इसमें यूज़ होते हैं। द कैपिटल मार्केट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। करते हैं प्राइमरी मार्केट बोलते किसको है, जिसका नाम एक और भी है, द न्यू इशू मार्केट। जब फर्स्ट टाइम में किसी भी तरह के शेयर्स इशू किए जाते हैं तो उसको प्राइमरी मार्केट बोला जाता है। उसी को हम आईपीओ भी बोलते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफर। नई कंपनी है कोई, अभी स्टार्ट हो रही है, फर्स्ट टाइम उसने अपने शेयर्स इशू करे मार्केट में, तो वो आईपीओ है उसका। जिस मार्केट में वो इशू किए उसको प्राइमरी मार्केट बोलते हैं। प्राइमरी मार्केट की कोई फिजिकल लोकेशन नहीं है, बस ये हम मान सकते हैं कि फर्स्ट टाइम जब सेल होती है शेयर की तो कंपनी जो है डायरेक्टली शेयर होल्डर्स को बेचती है, यानी जो शेयर होल्डर बनने वाले हैं उनको शेयर्स कंपनी के थ्रू मिलते हैं, इसलिए उसको प्राइमरी मार्केट बोलते हैं। जब सेकेंडरी मार्केट में जाता है तो हम स्टॉक एक्सचेंज से ब्रोकर के थ्रू शेयर्स खरीदते हैं, ये बेसिक डिफरेंस है इसमें। तो वो कुछ भी इंस्ट्रूमेंट हो सकते हैं, जैसे इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिवेंचर, लोन और डिपॉजिट। क्यों करते हैं? नए प्रोजेक्ट्स के लिए, एक्सपेंशन के लिए, या डाइवर्सिफिकेशन यानी मल्टीपल प्रोडक्ट करना चाहते हो, या मॉडर्नाइजेशन के लिए, या मर्जर और टेक ओवर के लिए भी इसका यूज़ किया जा सकता है। तो ओवरऑल प्राइमरी मार्केट वो मार्केट है जहाँ पर शेयर्स की फर्स्ट टाइम सेल होती है, आईपीओ भी इसको बोलते हैं। कंपनी डायरेक्टली शेयर होल्डर्स को शेयर बेचती है, इसमें कोई इंटरमीडिएटरी नहीं होता। फ्लोटेशन इन प्राइमरी मार्केट। अब प्राइमरी मार्केट में शेयर्स किस तरह से इशू होते हैं? तो फर्स्ट टाइप है इसका ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस। ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस इज द मोस्ट पॉपुलर मेथड ऑफ रेजिंग फंड्स बाय पब्लिक कंपनी इन द प्राइमरी मार्केट। जनरली क्या होता है, कंपनी अपने आप को रजिस्टर करवाती है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास में, स्टॉक एक्सचेंज में, सेबी के पास में। उसके बाद में जो है कि प्रोस्पेक्टस अपना इशू करती है। उस प्रोस्पेक्टस में एक अपील होती है इन्वेस्टर्स के लिए कि आप हमें पैसा देंगे तो इस कंपनी के शेयर्स खरीदना चाहते हैं तो इतना पैसा आपको देना होगा, कितने शेयर्स हैं। और फंड्स रेज होते हैं उस एडवर्टीजमेंट के थ्रू, मैगजीन्स में भी ये एडवर्टीजमेंट जाता है, इंटरनेट में जाता है। इसके अलावा इसमें अंडर राइटर भी हो सकता है, अंडर राइटर का यूज़ कर सकते हैं हम लोग। अंडर राइटर कौन होता है? वो पर्सन जो सारे शेयर बेचने की गारंटी हमें देता है और नहीं बिके तो खुद खरीद लेता है। किसी न किसी स्टॉक एक्सचेंज में भी हमें अपनी लिस्टिंग करवानी होती है, और प्रोस्पेक्टस में हमें ध्यान रखना होता है कि जो भी चीज़ें हम लिख रहे हैं वो सब कुछ कंपनीज एक्ट और सेबी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग हो। तो ये नॉर्मल सिस्टम है कि प्रोस्पेक्टस इशू किया और पब्लिक ने अप्लाई किया, एप्लीकेशन मनी दी, फिर जब वो पैसा आ गया, 90% का मिनिमम सब्सक्रिप्शन पूरा हो गया, तब हम अलॉटमेंट करेंगे, जो आप शेयर्स में अकाउंटेंसी में पढ़ते हैं वही सिस्टम है। ये ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस होता है। तो काफ़ी लेंदी प्रोसीजर है लेकिन फिर भी सिंप्लीफाइड हो चुका है अभी। ऑफर फॉर सेल। ऑफर फॉर सेल में जो है कि जनरल पब्लिक को हम डायरेक्टली ऑफर नहीं देते हैं, लेकिन इंटरमीडियरी के थ्रू देते हैं। जैसे कोई इशूइंग हाउस है, उसको हमने सारे शेयर्स अपने बेच दिए या ब्रोकर को बेच दिए, और फिर वो हमारे बदले में, हमारे बिहाफ में जो है जनरल पब्लिक को बेचेगा।
तो ये बेसिक डिफरेंस हो गया कि हमने रिटेल में शेयर्स ना बेच के होलसेल में सारे शेयर किसी एक इशुइंग हाउस को या स्टॉक ब्रोकर को बेच दिए। अब उसका काम है कि वो किस तरह से उसको जनरल पब्लिक को सेल करता है। थर्ड है इसमें प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट के नाम से ही कुछ लग रहा है कि कुछ प्राइवेट होगा इसमें। तो नॉर्मली इसमें इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को शेयर्स की सेल की जाती है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का मतलब वो लोग जो बल्क में हमसे परचेज कर सकते हैं। ये थोड़ा इशूइंग हाउस से अलग है, ये खुद के लिए परचेज कर रहे हैं। इशूइंग हाउस एक मीडिएटर है जो पिछले टॉपिक में था। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर वो लोग हैं जो अपने लिए शेयर्स खरीद रहे हैं और बल्क में खरीद रहे हैं। तो इससे हमारा बहुत फ़ायदा हो जाता है, सारा स्टॉक जो है वो क्लियर हो जाता है। इट हेल्प्स टू रेज कैपिटल मोर क्विकली देन ए पब्लिक इशू। पब्लिक इशू में एक एक करके शेयर होल्डर आते हैं तो बहुत समय तक वेट करना पड़ता है, बहुत सारा मैनेजमेंट है। या एक कंपनी के नाम पे हमने इशू कर दिए, मान लीजिए LIC ने जो है कि हमारे शेयर्स खरीद लिए, तो हमने सारे शेयर्स LIC के नाम पर कर दिए जितने भी हमें बेचने थे। तो एक अकाउंट मेंटेन करना होगा, इंडिविजुअली करेंगे तो लाखों इन्वेस्टर होते हैं। तो ये इसका बेनिफिट है प्राइवेट प्लेसमेंट का। और इसमें कॉस्ट भी कम पड़ती है, मैनेजमेंट कम होता है। तो जो कंपनी जो है कि पब्लिक इशू को अफोर्ड नहीं कर पाती है क्योंकि कॉस्ट ज़्यादा होती है, तो उनके लिए प्राइवेट प्लेसमेंट बहुत अच्छा है। इशू ये एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ऑप्शन दिया जाता है कि आपने, अगर ये एग्जिस्टिंग कंपनी में ही होता है, नई कंपनी के लिए नहीं हो सकता है। हम अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ये ऑप्शन देते हैं कि आप हमारे शेयर्स नई कैटेगरी के इनको खरीदना चाहते हैं तो हम आपको दे सकते हैं, आपको ये फर्स्ट प्रायोरिटी मिलेगी। और ये प्रोपोर्शनेटली मिलता है, जैसे कि प्रो राइटा के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो उसी तरह से देते हैं इसको। यानी मान लीजिए किसी के पास 100 शेयर हैं और 10% का ऑफर है तो 10 शेयर वो और ख़रीद सकता है। ठीक है, तो ये मेन है इसमें कि ये एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को मिलेगा, इसलिए इसको राइट्स इशू बोलते हैं। और फिफ्थ टाइप है इसका EIPO। ई से इलेक्ट्रॉनिक हो गया, IPO इनिशियल पब्लिक ऑफर। A company proposing to issue capital to the public through the online system of stock exchange has to enter into agreement with the stock exchange। तो ओवरऑल हमें जो है कि जनरली हम शेयर इशू करते हैं तो उसको IPO बोलते हैं। अगर हम इलेक्ट्रॉनिकली अपने शेयर सेल करना चाहते हैं तो EIPO बोलते हैं। इसके लिए हमें परमिशन लेनी होती है सेबी से, स्टॉक एक्सचेंज से, और वो लोग इसका मैनेजमेंट करते हैं, देखते हैं, इसके ऊपर एक नज़र रखते हैं, चेक रखते हैं, ताकि किसी तरह का चीटिंग या फ्रॉड ना हो इन्वेस्टर्स के साथ में। तो ये ऑनलाइन सिस्टम हो गया EIPO में, शॉर्ट में ही समझना चाहिए, बहुत डिटेल की ज़रूरत नहीं है। सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट इज़ ऑल्सो नोन एज स्टॉक एक्सचेंज और स्टॉक मार्केट, इसी को स्टॉक मार्केट बोलते हैं। इट इज़ अ मार्केट फॉर परचेज एंड सेल ऑफ एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़। तो एग्जिस्टिंग पॉइंट जो है इसको आपको ध्यान रखना है कि ये ओल्ड सिक्योरिटीज़ को बेचते हैं यहाँ पर, जबकि प्राइमरी मार्केट में न्यू सिक्योरिटीज़ को बेचते हैं। इसमें भी वही बेनिफिट है कि इट हेल्प द एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर टू डिसइन्वेस्ट एंड फ्रेश इन्वेस्टर टू एंटर द मार्केट। जिसके पास शेयर्स हैं वो बेच सकता है, डिसइन्वेस्टमेंट हो गया। जिसको शेयर्स खरीदने हैं वो खरीद सकता है, वो इन्वेस्टमेंट हो गया। तो इसमें इन्वेस्टमेंट और डिसइन्वेस्टमेंट कंटिन्यूसली चलते रहते हैं। इट ऑल्सो प्रोवाइड लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी टू एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी। लिक्विडिटी कैसे हो जाएगी इसमें कि हम अपने शेयर्स को कैश में कन्वर्ट कर रहे हैं तो लिक्विडिटी हो गई, मार्केटेबिलिटी यानी उनकी सेल हो रही है। इट ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक ग्रोथ बाय चैनलाइजिंग फंड टुवर्ड द मोस्ट प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट। इकोनॉमिक ग्रोथ भी होती है क्योंकि हमारे पास शेयर्स है, मान लीजिए, तो हमने वो सारे शेयर्स बेच दिए, उससे कैश आया, कैश से हमने अपनी कोई इंडस्ट्री स्टार्ट कर ली, अपने लिए घर बना लिया, कुछ भी किया, वो कैपिटल फॉर्मेशन का पार्ट हो जाएगा। इन सारी प्रोसेस में डिसइन्वेस्टमेंट, री इन्वेस्टमेंट या इन्वेस्टमेंट होता रहता है। सिक्योरिटीज़ की ट्रेडिंग होती है, बाइंग एंड सेलिंग, क्लियर होती हैं सिक्योरिटीज़, और सेटलमेंट होता है, यानी कि पेमेंट करने के बाद में कितने दिन में हमारे नाम पे या किसी और के नाम पे ट्रांसफ़र हो जाएंगे, इसको सेटलमेंट बोलते हैं। तो सेबी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली ये सब कुछ होता है। जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है जिसका नाम आता है हमेशा BSE। मीनिंग ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, अलग से मीनिंग भी दिया इसमें। अकॉर्डिंग टू सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956, स्टॉक एक्सचेंज मीन्स एनी बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स whether incorporated or not, constituted for the purpose of assisting, regulating or
कंट्रोलिंग द बिजनेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग और डीलिंग इन सिक्योरिटीज़। तो ये इसकी मीनिंग दी हुई है, इसको ऐसा ही लिखना पड़ता है जब एग्ज़ाम में आता है, इसमें हम कोई चेंज नहीं कर सकते। अब इसके फंक्शंस पर आते हैं। तो फंक्शंस जो हैं स्टॉक एक्सचेंज के, इनको देखते हैं। फर्स्ट फंक्शन है प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी टू एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़। जो भी हमारे पास एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़ हैं, शेयर्स हो या डिवेंचर्स हो या बॉन्ड्स हो, पब्लिक डिपॉजिट हो, कुछ भी हो, उनकी लिक्विडिटी यानी कि उनको सेल करके कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। स्टॉक एक्सचेंज एक मार्केट का प्लेटफॉर्म देता है हमें, उस प्लेटफॉर्म पे इजीली हम इसको सेल कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट है प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज़। शेयर्स के प्राइसेस जो हैं फर्स्ट टाइम जब इश्यू होता है प्राइमरी मार्केट में तो कंपनी डिसाइड करती है, उसके बाद जब ये सेल होते हैं तो उस वक्त स्टॉक एक्सचेंज में सेल होते हैं सेकेंडरी मार्केट में, और वहाँ पर प्राइसेस डिसाइड होते हैं इनके डिमांड और सप्लाई के बेसिस पर, जो इकोनॉमिक्स में आप पढ़ते हैं। और ये कंटिन्यूसली अपडेट होते रहते हैं। आपने देखा होगा स्टॉक एक्सचेंज में एक बहुत बड़ी स्क्रीन होती है जिसमें सारे शेयर्स प्राइसेस आते रहते हैं। तो स्टॉक एक्सचेंज जो है हमें सिक्योरिटीज़ की प्राइसिंग में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट फंक्शन है इसका सेफ्टी ऑफ ट्रांजैक्शन। पहले क्या होता था, स्टॉक एक्सचेंज में हर कोई इन्वेस्ट नहीं करता था, लोग डरते थे क्योंकि काफ़ी सारा पैसा इसमें लगाना होता और पैसे के छिन जाने का डर था। ये ऑनलाइन सिस्टम नहीं था, बैंकिंग भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं थी और कैश लेके जाना पड़ता था, कैश के छीनने का डर था। तो वो सब अब कुछ नहीं रह गया, सब कुछ ऑनलाइन है, डीमैट अकाउंट वगैरह खोलते हैं, सब कुछ सेफ है। इस वजह से अब स्टॉक एक्सचेंज का भी एक फंक्शन बन गया कि वो ट्रांजैक्शन को काफ़ी सेफ बना दिया गया और फेयर डील है। फोर्थ पॉइंट है कंट्रीब्यूट्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ। स्टॉक एक्सचेंज की वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। कभी भी हम देखते हैं अगर किसी भी तरह के इकोनॉमिक सर्वे की बात आती है तो उसमें हमेशा देखा जाता है कि मनी की वैल्यू क्या है, स्टॉक एक्सचेंज क्या है, जीडीपी कितना है। तो स्टॉक एक्सचेंज का जो सेंसेक्स है, सेंसिटिव इंडेक्स नंबर बोलते हैं जिसको, वो कितना जा रहा है उसके हिसाब से भी हम एक बैरोमीटर की तरह इसको यूज़ करते हैं कि हाँ ये लगभग स्टॉक एक्सचेंज अगर बढ़ता हुआ है तो इकोनॉमी सही चल रही है और अगर ये डाउन चल रहा है तो फिर इकोनॉमी ठीक नहीं चल रही है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें स्प्रेडिंग ऑफ इक्विटी कल्ट। तो कल्ट ये ऐसा ही लिखा हुआ है बुक में, इसको आप कल्चर समझ सकते हैं। तो स्टॉक एक्सचेंज जो है इक्विटी के कल्चर को प्रमोट करता है। इक्विटी कल्चर का यहाँ पर मीनिंग है कि पहले लोग जो है शेयर्स में बहुत ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करते थे, इन्वेस्ट नहीं करते थे, आज की डेट में करने लग गए हैं। स्टॉक एक्सचेंज इसके प्रमोशन के लिए टाइम टू टाइम कई सारे स्टेप्स लेता है, चाहे वो ट्रेनिंग का हो, एजुकेशन का हो, और उनकी वेबसाइट में फ्री ट्रेनिंग कोर्सेज भी चलते हैं। कोई भी वहाँ से ट्रेनिंग लेके इसमें इन्वेस्ट कर सकता है या ब्रोकर बन सकता है। हालांकि उसकी फ़ीस ज़्यादा है, 3-4 करोड़ रुपए ब्रोकर बनने की फ़ीस, और उसमें डीलिंग भी बहुत बड़ी होती है, इस वजह से ऐसी फ़ीस रखी होगी शायद। और सिक्स पॉइंट है इसमें प्रोवाइडिंग स्कोप फॉर स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन करने का जिन लोगों का मन होता है, जैसे कई लोग चाहते हैं कि कम एफर्ट से ज़्यादा पैसा आ जाए, ऐसा अगर किसी का मन है तो कई जगह आपने देखा होगा जैसे दीपावली का टाइम है तो लोग वहाँ मेला वेला में गेम खेलते हैं, कुछ प्राइज़ जीत जाते हैं। ऐसा सबका मन नहीं होता है, लेकिन अगर कोई ऐसा करना चाहता है तो उसके लिए अच्छा ऑप्शन है, वो यहाँ पर स्पेकुलेशन कर सकता है रिस्ट्रिक्टेड और कंट्रोल्ड मैनर में। गैम्बलिंग टाइप का जिसका नेचर हो कि भाई गैम्बल करके कुछ पैसा जीतना है, तो उन लोगों के लिए सही है। आम आदमी इसको नहीं कर पाता है, वो अपने जितने फंड सेव हैं उसी से अपना खर्चा चलाता है या फिर अपने हिसाब से करता है। स्टॉक एक्सचेंज में हर कोई नहीं जा पाता है। तो स्पेकुलेटिव जिसका नेचर है वो यहाँ पर अपनी इस तरह की इच्छाओं को पूरा कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर सेफ्टी ऑफ फंड है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी बोलते हैं इसको शॉर्ट में। The SEBI was established by the Government of India on 12th April 1988 as an interim administrative body to promote orderly and healthy growth of securities market and for investor protection. ओवरऑल आपको ये समझना है कि पहले क्या होता था, स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टर्स के साथ में बहुत ज़्यादा चीटिंग और फ्रॉड होते थे, तो स्टॉक एक्सचेंज उसको कंट्रोल नहीं कर पाया, इसलिए अलग से एक बॉडी बनाई गई जिसका नाम रखा गया सेबी। और सेबी जो है ये एक पुलिसमैन की तरह काम करती है स्टॉक एक्सचेंज में, इसका बाकी कोई रोल नहीं है। ये टाइम टू टाइम किसी का भी इंस्पेक्शन कर सकती है, किसी भी कंपनी का, किसी बैंक का, ब्रोकर का, और उसके बाद जो है वो अपने रिपोर्ट करती है,
या स्टॉक एक्सचेंज का इंस्पेक्शन कर सकती है कि यहाँ सारा काम सही से चल रहा है या नहीं है। और ये सब केवल इसी वजह से कि इन्वेस्टर की सेफ्टी रहे। ऑब्जेक्टिव्स में भी वही सारी बातें आएंगी। द फर्स्ट पॉइंट है द टू रेगुलेट स्टॉक एक्सचेंज एंड सिक्योरिटीज इंडस्ट्री टू प्रमोट देयर ऑर्डरली फंक्शनिंग। सेकंड, to protect the rights and interest of investors, particularly individual investor, and guide and educate them. Third point, to prevent trading malpractices, यानी कि ट्रेडिंग में जो हेरा फेरी लोग करते थे पहले, और and achieve a balance between self regulation by the security industries and its statutory regulation. फोर्थ पॉइंट, टू रेगुलेट एंड डेवलप अ कोड ऑफ कंडक्ट। सबके लिए कोड ऑफ कंडक्ट डेवलप कर दिया है, रिटर्न में है कि किसको कैसा बिहेवियर रखना है, क्या करना है क्या नहीं है, कौन सी इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है कौन से नहीं करनी है, फेयर प्रैक्टिसेस कैसे करनी है, चाहे वो ब्रोकर हो, मर्चेंट बैंकर्स हो। मर्चेंट बैंकर्स का मतलब बैंक्स हैं केवल, विद अ व्यू टू मेकिंग देम कम्पिटिटिव एंड प्रोफेशनल्स। तो उनको भी एडवांसमेंट की ट्रेनिंग भी देता है सेबी। फंक्शंस आते हैं, तो फंक्शंस में पहला है इसमें रेगुलेटरी फंक्शन। इसमें क्या करते हैं, रजिस्ट्रेशन ऑफ ब्रोकर एंड सब ब्रोकर्स। स्टॉक एक्सचेंज में जो ब्रोकर्स होते हैं वो मेन जो स्टॉक एक्सचेंज में रिंग के अंदर होते हैं उनको ब्रोकर बोलते हैं, और जो हर सिटी में ब्रोकर है उनको सब ब्रोकर बोला जाता है। तो इनका रजिस्ट्रेशन सेबी के पास होता है, स्टॉक एक्सचेंज में भी होता है। इसके अलावा सेकंड पॉइंट, रजिस्ट्रेशन ऑफ कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम एंड म्यूचुअल फंड। किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट स्कीम हो या कोई भी म्यूचुअल फंड हो, वो सेबी के पास रजिस्टर्ड होता है। मान लीजिए कोई आपको कहता है कि पैसा एक हफ्ते में दुगना करके आपको दे देंगे, तो एक इन्वेस्टमेंट स्कीम हो गई। ऐसी स्कीम को अगर आपको चेक करना है तो आपको सेबी की वेबसाइट पर जाना है, वहाँ देखना है कि क्या ये वहाँ रजिस्टर्ड है या नहीं है। अगर है तो इन्वेस्ट कर सकते हैं, हालांकि इस तरह की चीज़ों से बचना चाहिए। पर फिर भी अगर आप किसी तरह के म्यूचुअल फंड में या इन्वेस्टमेंट स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको उसकी जो है लिस्टिंग देखनी पड़ेगी सेबी में। सेबी की वेबसाइट में ऑनलाइन दिख जाता है, बहुत ज़्यादा कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। थर्ड पॉइंट, रेगुलेशन ऑफ स्टॉक ब्रोकर्स एंड पोर्टफोलियो एक्सचेंज। स्टॉक बैंकर्स भी हैं, ब्रोकर भी है, पोर्टफोलियो एक्सचेंज और मर्चेंट बैंकर है। तो कुछ बैंक जो होते हैं केवल स्टॉक में डील करते हैं, या कुछ पोर्टफोलियो एक्सचेंज होते हैं। पोर्टफोलियो एक्सचेंज का मतलब है कि कुछ लोग जो है अपना बिजनेस इस तरह से करते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपके पास में काफ़ी सारा पैसा है पर आपको समझ नहीं आ रहा कि किस तरह से इन्वेस्ट करना है। तो पोर्टफोलियो एक्सचेंज आपको हेल्प करता है कि आप इतना परसेंट पैसा गोल्ड में लगा लो, इतना रियल एस्टेट में लगा लो, इतना परसेंट जो है आप स्टॉक मार्केट में लगा लो, इतना डेट में, इतना इक्विटी में, ऐसे करके वो आपके फंड्स को अलग अलग जगह लगा देता है कि चाहे कोई एक सेक्टर डूब भी जाए तो दूसरे सेक्टर से आपको पैसा मिल जाए। यही म्यूचुअल फंड भी लगभग वही काम करता है। तो इन सब का भी रेगुलेशन स्टॉक जो सेबी है वो करता है। उनके पास में इनकी लिस्टिंग होती है और टाइम टू टाइम सेबी इनको गाइडलाइंस देती है। इसके अलावा जो है कि फंक्शंस ऑफ सेबी में हम चलते हैं, तो डेवलपमेंट्री फंक्शन में इन्वेस्टर एजुकेशन है, ट्रेनिंग ऑफ इंटरमीडियरी है, प्रमोशन ऑफ फेयर प्रैक्टिसेस एंड कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ ऑल SROs, कंडक्टिंग रिसर्च एंड पब्लिशिंग इंफॉर्मेशन यूजफुल टू ऑल मार्केट पार्टिसिपेंट। तो ओवरऑल सबको कंट्रोल करता है सेबी, जितने भी इसमें पार्टिसिपेंट्स हैं, मेंबर हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। अब लास्ट टॉपिक है आज का, यह है ट्रेडिंग प्रोसीजर ऑन ए स्टॉक एक्सचेंज। तो आपको याद रखना है कि अगर आपकी बुक में दिया हुआ है तो उसको नहीं करना है, केवल यही वाला लिखना है 5 पॉइंट वाला। उसमें 10 पॉइंट नहीं होने चाहिए, इतना ज़्यादा हम नहीं लिख सकते। तो 5 पॉइंट का ट्रेडिंग प्रोसीजर आपको लिखना है। इसमें बहुत ईजी है। फर्स्ट पॉइंट जैसे सिलेक्शन ऑफ ए ब्रोकर, तो हमें एक ब्रोकर सेलेक्ट करना होता है जो रजिस्टर्ड हो स्टॉक एक्सचेंज से, और वो कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है, कोई पार्टनरशिप फर्म हो सकती है, कंपनी हो सकती है, कोई भी हो सकता है। तो पहली स्टेप यही है कि आप अपना ब्रोकर सेलेक्ट करें केयरफुली। ओपनिंग डीमैट अकाउंट, डीमैट अकाउंट को शॉर्ट में लिखा गया है, इसकी फुल फॉर्म है डीमेटेरियलाइज्ड अकाउंट। तो एक टाइप का बैंक अकाउंट हो जाए जो कि केवल ट्रेडिंग के लिए हमें यूज़ करना होता है। और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट यानी कि बैंक वगैरह के साथ मिलकर हमें ये खोलना होता है। तो आजकल तो सभी बैंक इस तरह की फैसिलिटी देते हैं डीमैट अकाउंट खोलने की।
अगर हमें शेयर्स में डील करना है, किसी भी तरह की सिक्योरिटीज़ में डील करना है, तो हमें डीमैट अकाउंट खुलवाना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये सेकंड स्टेप में होगा कि डीमैट अकाउंट खोलना है, क्योंकि अब सेबी क्या करता है कि सारे ट्रांजैक्शन जो है उसने कंपलसरी कर दिया कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो। और हमारे पास जो इंडिया में डिपॉजिटरी हैं जो, वो एक NSDL है और एक CDSL है, नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपॉजिटरी लिमिटेड और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। इनके साथ में जुड़ के बैंक जो है वो हमारा डीमैट अकाउंट खुलवाते हैं, और DP बोलते हैं इनको शॉर्ट में, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। They will maintain security account balance of investor and intimate investor about the status of their holding from time to time। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन हमें DP से मिलती है, यानी हमारे डीमैट अकाउंट में आ जाती है। तो शॉर्ट में याद रखना है कि शेयर्स में डील करने के लिए हमें डीमैट अकाउंट खोलना होता है, जो किसी बैंक के थ्रू खुलता है। वो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ जुड़े होते हैं। दो तरह के डिपॉजिटरीज इंडिया में काम कर रहे हैं, NSDL और CDSL, और सारी इन्फॉर्मेशन उन्हीं के थ्रू हमारे पास आती है ऑनलाइन फॉर्म में। स्टेप है प्लेसिंग द ऑर्डर। जब हम ब्रोकर सेलेक्ट कर चुके हैं, डीमैट अकाउंट खोल लिया, तो अब हमें ऑर्डर प्लेस करना है। आफ्टर ओपनिंग द डीमैट अकाउंट द इन्वेस्टर कैन प्लेस द ऑर्डर, यानी कि कितने शेयर्स खरीदने हैं। तो ऑर्डर हम ब्रोकर के थ्रू ही देते हैं नॉर्मली, या DP के थ्रू भी दे सकते हैं, पर नॉर्मली ब्रोकर के थ्रू जाते हैं। फ़ोन से भी कर सकते हैं, ईमेल से कर सकते हैं, अपने आप कर सकते हैं। आजकल बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं। एंड इन्वेस्टर मस्ट प्लेस द ऑर्डर वेरी क्लियरली। हाँ, अगर इसमें थोड़ी सी भी भूल चूक हो गई तो बहुत बड़े अमाउंट की हेरा फेरी हो सकती है, गड़बड़ हो सकती है। तो बहुत ध्यान से आपको जो है ये ऑर्डर करना होता है कि कितने रुपए के कितने शेयर्स आप खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं। तो इसमें कुछ स्टेटमेंट है, जैसे यहाँ दिया हो कि बाय 100 इक्विटी शेयर्स ऑफ रिलायंस फॉर नॉट मोर देन 500 पर शेयर। तो बहुत क्लियर अपना स्टेटमेंट देना होता है, नहीं तो जो हमें 10,000 रुपये देने होंगे उसकी जगह 10 लाख देने पड़ सकते हैं, या फिर वो उतने शेयर जितने हमें चाहिए थे वो नहीं मिलेंगे। तो ये, क्योंकि ये काफ़ी सारा इसमें फंड इन्वॉल्व है, तो बहुत केयरफुली इस काम को हमें करना होगा। नेक्स्ट पॉइंट है एग्जीक्यूटिंग द ऑर्डर। ऑर्डर हमने दे दिया, अब उसको एग्जीक्यूट करना है। ब्रोकर एग्जीक्यूट करता है हमारे बिहाफ में, और वो सिक्योरिटीज़ को खरीदता है या बेचता है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट नोट बनाता है, हमारे नाम का कॉन्ट्रैक्ट बनता है, और कितने प्राइस पे हमने खरीदा, कौन सी पार्टीज़ उसमें इन्वॉल्व हैं, कौन बायर है कौन सेलर है, ब्रोकरेज कितना है जो उसको मिलेगा कमीशन, और उसको साइन करके हमें देता है। और फिफ्थ पॉइंट है इसके बाद सेटलमेंट का। दिस मीन्स एक्चुअल ट्रांसफ़र ऑफ सिक्योरिटीज़। तो फिज़िकल फॉर्म में वो हमारे नाम पे ट्रांसफ़र नहीं होती हैं, वो ऑनलाइन फॉर्म में होती हैं कि हमारे नाम पे रजिस्टर्ड है। फिज़िकल फॉर्म में अब शेयर्स की डीलिंग होती ही नहीं है। तो सेटलमेंट के लिए कुछ टाइम देते हैं, उस टाइम में ये कंप्लीट हो जाता है। सो ये ट्रेडिंग प्रोसीजर है। अगर कोई डाउट हो आप लोगों को तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।